नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत संगठन के सिद्धांत नियंत्रण का क्षेत्र विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण का क्षेत्र, स्पान ऑफ कंट्रोल। किसी भी संगठन में कार्यकुशलता का स्तर बनाए रखने तथा कार्यरत व्यक्तियों के कार्यकरण एवं व्यवहार को संतुलित बनाए रखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण का कार्य उच्च अधिकारियों का मुख्य दायित्व है और नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य ये देखना होता है कि संगठन में प्रत्येक इकाई में कार्यरत कार्मिक दिए गए आदेशों, निर्देशों तथा नियमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। नियंत्रण का क्षेत्र उस क्षमता या परिधि को प्रदर्शित करता है या बताता है जो कि नियंत्रणकर्ता अधिकारी में होती है, अर्थात यह एक अधिकारी की एक समय में कितने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाली संख्या को दर्शाता है। नियंत्रण के क्षेत्र को प्राय प्रबंध का क्षेत्र, पर्यवेक्षण का क्षेत्र अथवा सत्ता का क्षेत्र भी कहते हैं। बीए ग्रेकोनास ने इसको ध्यान का क्षेत्र का है, स्पान ऑफ अटेंशन का है। कंट्रोल जो नियंत्रण का क्षेत्र स्पान ऑफ कंट्रोल, इसमें कंट्रोल शब्द जो आदेश, निर्देश अथवा नियंत्रित करने वाले अधिकार को दर्शाता है, उसका पर्याय है। जबकि स्पान के कई अर्थ हैं। पहला अर्थ है समयावधि जो समाप्त होती है या निरंतर चलती है। दूसरा अर्थ है एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी जो तय की जाती है या तय करता है। और तीसरा अर्थ है किसी पुल अथवा मेहराब के आधार की दूरी अथवा भाग। और चौथा अंतिम अर्थ है हाथ के अंगूठे और कनिष्ठ उंगली के फैलाने से जो बनने वाली दूरी या क्षेत्र को हम स्पान कहते हैं। यहाँ नियंत्रण के क्षेत्र, स्पान का अर्थ किसी नियंत्रण अधिकारी के वो ध्यान से संबंधित है, उसके क्षेत्र ध्यान के क्षेत्र से संबंधित है जो अधीनस्थों की संख्या को दर्शाता है, जिसको वो कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। डेमोक ने नियंत्रण के क्षेत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ किसी उद्यम के मुख्य कार्यपालक तथा उसके मुख्य सहयोगी अधिकारियों के मध्य सीधे एवं व्यवहारिक संचार संपर्कों की संख्या एवं क्षेत्र से है। इसी प्रकार से प्रोफेसर जियाउद्दीन खान के अनुसार नियंत्रण की सीमा उन मातहतों की या कार्य इकाइयों की संख्या है जिनका संचालन या प्रधान कार्यकारी स्वयं कर सकता है। नियंत्रण के क्षेत्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि ये पदसोपान और आदेश की एकता सिद्धांत से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है, पदसोपान की एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था होती है और आदेश की एकता होती है इस नियंत्रण के क्षेत्र में, तभी यह नियंत्रण सुगमता से होता है। दूसरा है अधीनस्थों की संख्या का निर्धारण। यह सिद्धांत निश्चित करता है कि कोई अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ होंगे और उनको कितने को निर्देशित करेगा, उनकी संख्या का निर्धारण भी इसी नियंत्रण के क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तीसरी विशेषता है नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र संगठन की संरचना, संगठन का उद्देश्य, उसकी कार्य प्रकृति, पर्यवेक्षक की क्षमता, अधीनस्थों की सहयोग करने की प्रवृत्ति या वृत्ति पर भी निर्भर करती है। और अंतिम विशेषता है सीमित क्षेत्र होने पर नियंत्रण का क्षेत्र अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जितना क्षेत्र सीमित होगा उतना ही नियंत्रण का क्षेत्र अधिक प्रभावशाली होगा। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक या नियंत्रण की सीमा को निर्धारित करने वाले तत्व, हम किसी भी रूप में इसको समझ सकते हैं। सामान्यतः नियंत्रण के क्षेत्र को बहुत अधिक कई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें से 4 प्रमुख कार्य हैं: कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व। यदि किसी कार्य से मतलब किसी संगठन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति अगर एक समान है तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा, अर्थात उच्च अधिकारी और अधीन अधिकारियों के काम पर अधिक नियंत्रण रख सकता है। जैसे एक डॉक्टर अन्य डॉक्टर की अधिक संख्या पर नियंत्रण रख सकता है, जबकि एक डॉक्टर के लिए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाएगा। दूसरा है समय। यदि संगठन पुराना है, स्थायी है, जमा हुआ है तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा और अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। तीसरा है स्थान या भौगोलिक दूरी। यदि अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से
दूर दूर तक फैले हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा, छोटा रखना ही उचित होता है। जबकि इसके विपरीत एक ही भवन अथवा स्थान पर स्थित कार्यालयों में संगठन का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो जाता है। और है व्यक्तित्व। अधीक्षक अथवा प्रधान कार्यकारी की क्षमता और व्यक्तित्व उसकी भौगोलिक, उसकी मानसिक और बौद्धिक स्थिति, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि वो अधीनस्थ अधिकारियों की कितनी संख्या को नियंत्रित कर सकता है। अगर कोई ऊर्जावान है, व्यक्तित्व विशाल है, उसको उसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संदर्भ की, वातावरण की जानकारी है, उसको नॉलेज है, आईक्यू लेवल अच्छा है, तो अपेक्षाकृत वो अधिक अधीनस्थों की संख्या को नियंत्रित कर सकता है। अधीनस्थों की संख्या, अधीनस्थों की जो संख्या है उसके लिए कई अलग अलग विचारक अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ विद्वान अधीनस्थों की संख्या एक कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं। इनमें से प्रमुख है सर हैमिल्टन के अनुसार एक प्रशासक के लिए या प्रबंधक के लिए अधीनस्थ कुशल संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियंत्रण के क्षेत्र के अनुसार अधीनस्थों की संख्या 3 से 4 होनी चाहिए। जबकि बी ए ग्रेकुनास जो नियंत्रण के क्षेत्र का पर्याय ध्यान के क्षेत्र के प्रतिपादक हैं, वो मानते हैं कि अधीनस्थों की संख्या 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। हेनरी फ्योल भी अधीनस्थों की संख्या के 5 से 6 के मध्य रखने के पक्षधर हैं। इसी प्रकार से एल उर्बरिक ये मानते हैं कि उच्च स्तर पर अधीनस्थों की संख्या 5 से 6 के बीच में रखी जा सकती है और अधीनस्थ निम्न स्तर पर यह संख्या 8 से 12 रखी जा सकती है। कई बार ये देखने को मिलता है कि अलग अलग देशों की परिस्थितियों का अध्ययन करने पर पाया जाता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग अधीनस्थों की संख्या निर्धारित होती है। एक अध्ययन में बताया गया कि 1937 में जापान के मुख्य कार्यपालक के अधीन 13 विभाग होते थे। कनाडा, जर्मनी, इटली के मुख्य कार्यपालक के अधीन 14, जबकि फ्रांस में 17, रूस में 19-20 और इंग्लैंड में 25 और अमेरिका में लगभग 60 विभाग होते थे। तो ये एक अध्ययन से ये पता लगता है कि जो अधीनस्थों की संख्या है प्रत्येक राज्य, क्षेत्र उसके संदर्भ में अलग अलग है, क्योंकि परिस्थितिगत आधार पर जैसा कि आपको बताया गया है कि कार्य समय, स्थान, व्यक्तित्व के अलावा तकनीकी क्षमता, कर्मचारियों का सहयोग, अधीनस्थों की स्थिति इत्यादि के ऊपर अधीनस्थों की संख्या निर्भर करती है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि अगर हम अधीनस्थ अधिकारियों का एक उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो हम ये जान सकते हैं कि किसी एक अधीनस्थ अधिकारी, जैसे हम जिला पुलिस का उदाहरण, राजस्थान पुलिस का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक पुलिस अधीक्षक के अधीन 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हो सकते हैं, उनके अधीन 4 से 6 उपाधीक्षक हो सकते हैं, DYSP जिनको हम कहते हैं। एक DYSP के अधीन 4 से लेके 5 तक निरीक्षक जिनको हम इंस्पेक्टर कहते हैं वो हो सकते हैं। एक इंस्पेक्टर के अधीन 4 से 5 सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। एक सब इंस्पेक्टर के अधीन करीबन एक सब इंस्पेक्टर के अधीन जो ASI या मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल होते हैं वो करीबन 5-6 हो सकते हैं और एक मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल के अधीन लगभग 3 से 4 एक कांस्टेबल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये निर्भर करता है कि जिले की भौगोलिक संरचना क्या है, जिले की जनसंख्या क्या है, जिले की आवश्यकता क्या है, जिले में कितना क्राइम है, जिले में पुलिस प्रशासन की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की, लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें क्या क्या स्थिति देखी जा सकती है। BA ग्रेकुनास जो कि ध्यान के क्षेत्र के प्रतिपादक हैं, जिन्होंने ये नियंत्रण के क्षेत्र सिद्धांत दिया, उनका जो वो उनका नियंत्रण के क्षेत्र को उन्होंने ध्यान का क्षेत्र कहा। तो स्पान ऑफ अटेंशन, उन्होंने नियंत्रण के क्षेत्र के संदर्भ में 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा की है। पहला संबंध उन्होंने बताया प्रत्यक्ष गहरे संबंध, दूसरा उन्होंने बताया प्रत्यक्ष समूह संबंध और तीसरा आड़े और तिरछे संबंध। BA ग्रेकुनास ने 1933 में अपने एक प्रकाशित लेख जिसका शीर्षक था रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन में एक गणितीय सूत्र प्रतिपादित किया। ग्रेकुनास के अनुसार उच्च अधिकारियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वे केवल प्रत्यक्ष संबंध से ही अधीनस्थों के साथ नहीं होते, बल्कि
अधिनिस्तों के विभिन्न समूहों के परस्पर अंतर संबंधों के और आड़े तिरछे संबंधों के साथ उनके साथ जुड़े होते हैं। तो उनका मानना था कि प्रत्यक्ष गहरे संबंध वो संबंध हैं जो किसी सर्वोच्च अधिकारी उसके तात्कालिक अधीनस्थ अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत एवं परोक्ष रूप से होते हैं, जबकि प्रत्यक्ष समूह संबंध का अर्थ सर्वोच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के प्रत्येक संभावित मिश्रण के मध्य संबंध को कहा जाता है। जब एक उच्च अधिकारी के विभिन्न अधीनस्थ के पारस्परिक संबंधों की आवश्यकता होती है तब वो आड़े और तिरछे संबंध कहलाते हैं। इस प्रकार से एक बी ए ग्रेकुनास ने एक सूत्र दिया जो इस में आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इस फॉर्मूले में ये n शब्द का अर्थ है अधीनस्थों की संख्या, और n को इस फॉर्मूले में लगाने से, सूत्र में लगाने से सभी प्रकार के संबंध, खास करके प्रत्यक्ष आड़े और समूह संबंध और कुल संबंधों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण का क्षेत्र उस परिधि को, उस संख्या को दर्शाता है जो उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों की कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। और ये सामान्यतः ये सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक है। ये हो सकता है कि कई बार किसी क्षेत्र विशेष में, देश विशेष में परिस्थितिगत आधार पर नियंत्रण की परिधि या नियंत्रण का क्षेत्र छोटा हो अथवा विस्तृत हो, लेकिन संक्षिप्त में फिर भी हम लोक प्रशासन की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से ये नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत बहुत उपयोगी और व्यवहारिक प्रतीत होता है। धन्यवाद।